हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 5 यानी अपना ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड अपना जो चैप्टर था, यानी हमारे सेक्शन 63 से स्टार्ट हुआ था और 99 पे आके कंप्लीट हो गया। वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 6। चैप्टर 6 किससे रिलेटेड है? ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस है वो हम अब अपने चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 हमारा 100 से स्टार्ट होता है और 146 तक जाता है। इसमें जितने भी ऑफेंसेस जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है वो सब आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे सेक्शन 100 किससे डील करता है? 100 डील करता है आपका कल्पेबल होमोसाइड से। अब कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, कुछ बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब कभी शुरुआत में मैंने पढ़ा था तो सच बताऊं मैं भी कंफ्यूज थी, बट जब हम इसे पढ़ते हैं और बार बार इसमें पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ आ जाता है कि कल्पेबल होमोसाइड क्या है और मर्डर क्या है। देखिए, मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड को क्या कहते हैं? नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी जो कम्प्लीटली मर्डर नहीं है, मर्डर जैसा है पर पूरा मर्डर नहीं है। अब पूरा मर्डर क्यों नहीं है, पहले हम ये छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पूरा मर्डर वो इसलिए नहीं है क्योंकि मर्डर में 5 एसेंशियल दिए गए हैं। अगर उन 5 एसेंशियल में से कोई एक भी वहाँ लग जाता है, कहाँ? कल्पेबल होमोसाइड में, तो वो क्या हो जाता है? वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाता है, मर्डर नहीं रहता। अगर वो 5 एसेंशियल कंप्लीट हो जाता है, यानी वो पांचों कंडीशन कंप्लीट है, कौन सी? जो किसमें दी गई हैं? मर्डर में। तो उसमें क्या होगा? फिर वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? मर्डर। देखिए, इसमें एक वर्ड का बड़ा खेल है दोनों सेक्शन में इंटेंशन दिया गया है। कल्पेबल होमोसाइड में भी इंटेंशन दिया गया और मर्डर में भी इंटेंशन दिया गया। यानी इंटेंशन क्या है? सामने वाले की डेथ कॉज करने की। अब जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं ना, तो सच बताऊं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये वर्ड करता है, इंटेंशन। भाई इंटेंशन तो है, तो इंटेंशन में तो मर्डर होगा, बट अब वो मर्डर क्यों नहीं होगा? यही हम कहाँ पढ़ने वाले हैं आज अपने सेक्शंस में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं या एआईबी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो लॉ से रिलेटेड है, ये क्लास आपको हर जगह हेल्प करेगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 6 किससे रिलेटेड है हमारा? देखिए, ये है ऑफेंस के यहाँ से देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी, यानी किससे रिलेटेड है ये? ह्यूमन बॉडी से। यानी कौन से अपराध, जो अपराध किससे रिलेट करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं, किसे अफेक्ट कर रहे हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी को। मतलब ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, यानी हमारी लाइफ के खिलाफ होने वाले जितने भी अपराध हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? वो हम चैप्टर 6, यानी हमारा चैप्टर 6 जो कहाँ से शुरू हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया 100 से शुरू होगा और 146 तक जाएगा। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है 100 की अगर बात करें, ये आईपीसी से, देखिए जिनके एग्जाम में कंपैरेटिव आ रहे हैं, यानी आईपीसी के भी आ रहे हैं और हमारे किसके? बीएनएस के भी। तो हम इस क्लास में हम अपने दोनों ही सेक्शन डील करते आए हैं। हम बीएनएस भी पढ़ते हैं तो हम आईपीसी भी पढ़ते हैं। न्यू क्या ऐड हुआ है हम वो भी पढ़ते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हाँ ये चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं। जिससे क्या है, क्योंकि देखिए जो हमारे सेक्शन न्यू ऐड हुए हैं उनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, तो हम जो न्यू हैं उन्हें भी पढ़ रहे हैं और इसे कंपैरेटिव भी पढ़ रहे हैं। इसमें अगर हम कल्पेबल होमोसाइड की बात करें तो आईपीसी में कहा था ये 299, यानी 299 आईपीसी हुआ करता था। 100 यानी 100 अब कहाँ गया? बीएनएस में। अब कल्पेबल होमोसाइड है क्या? यानी देखिए, हम पहले क्या करते हैं, पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम इसे आराम आराम से पढ़ेंगे, हमें भागना नहीं है, हमें इसे आराम से पढ़ना है। ताकि आराम से इसलिए ताकि हमें ये समझ आ जाए मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में फर्क क्या है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। अब इसमें जो वर्ड है कल्पेबल होमोसाइड,
इसमें अगर हम बात करें सिर्फ होमोसाइड की, तो होमोसाइड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है ह्यूमन से, और साइड का मीनिंग क्या होता है? साइड का मतलब होता है डेथ कॉज करना, यानी किसी ह्यूमन की डेथ कॉज करना होमोसाइड कहलाता है। पहले हमारे लिए यही जरूरी था कि हम इसी वर्ड को समझें कि इसी वर्ड का मतलब क्या है, यानी जो होमोसाइड दिया हुआ, ये होमोसाइड होता क्या? होमोसाइड का मीनिंग होता है मानव की हत्या, यानी मानव वध। उसको क्या बोलते हैं? उसे होमोसाइड बोलते हैं। एक चीज क्लियर हुई। अब आ जाइए कि होमोसाइड में क्या होता है, यानी ये मर्डर से अलग क्यों है। इसमें मैंने आपसे कहा था, इसमें एक वर्ड आता है इंटेंशन। इंटेंशन आपको होमोसाइड में मिलेगा, इंटेंशन आपको मर्डर में मिलेगा, बट ये मर्डर से अलग क्यों है, ये चीज हमें यहाँ पढ़नी है। 100 क्या कहता है? हु एवर कॉज डेथ, यानी देखिए पहला इसमें वर्ड क्या है? कॉज डेथ, यानी डेथ कॉज करना है। डूइंग एन एक्ट, किसी भी एक्ट के साथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जिसका इंटेंशन क्या है? कॉज डेथ करना है, यानी उसकी इच्छा ही क्या है? उसकी इंटेंशन है। उसकी इंटेंशन क्या है? यानी वह कोई भी कार्य जो किया जाता है इंटेंशनली, क्या? किसी दूसरे की डेथ कॉज करने का, क्या कहलाता है? और विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडीली इंजरी, और यह उसकी इंटेंशन क्या होती है? उसकी इंटेंशन होती है बॉडीली इंजरी की। इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी जिससे क्या संभावना है? जिससे संभावना है डेथ कॉज होने की। अब ये क्या है? अब आप एक मिनट, अभी हम इसे एक काम करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये खिचड़ी क्या है उसे फिर समझते हैं। और विद द नॉलेज, देखे मेन चीज नॉलेज की है, नॉलेज भी है, दैट ही लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, यानी उसकी इच्छा ही क्या है? उसकी इच्छा ही है क्या? कॉज डेथ करने की। किसके साथ? नॉलेज और इंटेंशन के। कमिट द ऑफेंस कल्पेबल होमोसाइड, कौन सा ऑफेंस कमिट किया है यहाँ पे? कल्पेबल होमोसाइड का। अब एक चीज मुझे आप लोगों से पूछनी है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जहां इंटेंशन के साथ डेथ कोज की जाती है वो मर्डर होता है या कल्पेबल होमोसाइड? इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे कि जहां इंटेंशन नॉलेज के साथ क्या की जा रही है? डेथ कोज की जा रही है, पूरी इंटेंशन है, पूरी नॉलेज है, तो वहां क्या क्या लगेगा? मर्डर लगेगा या कल्पेबल होमोसाइड लगेगा? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बट मैं आपको बताती हूँ वहाँ मर्डर लगेगा। अब आप कहेंगे मैम ये कैसी बात कर दी, आप तो कह रहे हैं मर्डर लगेगा, पढ़ा रहे हैं कल्पेबल होमोसाइड, फिर इनमें फ़र्क क्या रह गया? अब वो फ़र्क समझिए। इसमें इन्होंने कहा है कॉज डेथ डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी उसकी क्या थी? उसने क्या की? कॉज डेथ की। किससे की? इंटेंशन से की। उसकी इंटेंशन ही क्या थे? सामने वाले को मारने की। एक मिनट रुक जाइए। और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी, और उसकी क्या इंटेंशन थी? या तो उसको ऐसी इंजरी दे दे जिससे क्या हो? उसकी डेथ हो जाए। तो अभी तो ये दोनों एक कंडीशन में मर्डर हो गया। हाँ जी, ये दोनों कंडीशन में मर्डर हो गया, बट ये मर्डर से कम, यानी नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कब होता है? हम जब अपना सेक्शन यहाँ से देख लीजिए, आपको दिखाई देती हूँ मैं, हमारा 101 मर्डर से डील करता है। इस मर्डर में हमारे पास 5 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। अगर इन 5 एक्सेप्शन में से एक भी फुलफिल हो जाती है, कहाँ पे? जब केस चल रहा है किस चीज का? कल्पेबल होमोसाइड का, तो वहां क्या होगा? वहां क्या लगेगा? वहां मर्डर नहीं लगेगा, वहां कल्पेबल होमोसाइड लगेगा। बात आपको समझ नहीं आई? फिर से सुनिए। हमें मर्डर में 5 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, यानी 5 अपवाद दिए हुए हैं, जो क्या डिफाइन करते हैं? जो ये डिफाइन करते हैं कि कब मर्डर होमोसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा, यानी वो मानव वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाई जाएगी। अगर वहां का कोई भी एक एक्सेप्शन यहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड में एक भी पूरा हो जाता है तो वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कल्पेबल होमोसाइड होगा। वो क्या नहीं होगा? वो मर्डर नहीं कहलाया जाएगा। कब? जब वहां के मर्डर में दी गई 5 एक्सेप्शन में से एक भी यहाँ पूरी हो जाती है। अब वो पूरी कैसे होती है? अब देखिए, अगर किसी ने डेथ कॉज की है, विद इंटेंशन की है, विद नॉलेज किया है, किसी को ग्रीवियस हर्ट किया, यानी बॉडीली इंजरी दी है, जिससे उसका क्या है? उसका क्या हो जाता है?
डेथ कोज हो जाती है। अब क्या हुआ, ये केस यहाँ तो रुकेगा नहीं, अब तो ये लिखा गया, अब तो ये लिखा गया किसमें, मर्डर में लिखा गया कि भाई क्या हुआ है, मर्डर हुआ है। ये केस आगे जाएगा, आगे यानी आपके कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद जब इस केस को सुना जाएगा, इस केस के साथ आपको कौन सा सेक्शन 101 यानी जो मर्डर से रिलेटेड है वो भी देखना पड़ेगा। उसमें जो 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, अगर वहाँ का कोई भी एक एक्सेप्शन इसमें लग जाता है, यानी जो केस चल रहा है, यानी एक व्यक्ति ने दूसरे को इंटेंशनली मार तो दिया, अब ये जो 5 एक्सेप्शन है उनमें से अगर कोई एक भी फुलफिल हो जाता है तो वो क्या होगा, वो मर्डर नहीं होगा, वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी क्या कहलाएगा, कल्पेबल होमोसाइड कहलाएगा। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें इंटेंशन क्या कर रहा है, फिर देखिए इंटेंशन तो है ही है ना, क्योंकि जब तक ये इंटेंशन वर्ड तो है ही है, यानी डेथ कॉज करने की इंटेंशन तो थी ही। अब वो अगर उन एक्सेप्शन में से कोई एक भी पूरी हो जाती है तो ये क्या होगा, ये कल्पेबल होमोसाइड बन जाए, मर्डर नहीं बनेगा। यही फर्क होता है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में। मर्डर में क्या होता है, मर्डर में पूरा इरादा होता है, यानी सामने वाले को पक्का पता होता है कि मैंने उठाई और सामने गोली चला दी तो मुझे पक्का पता है कि मेरे को क्या है, इसे मारना है, यानी जो मैं गोली चला रहा हूँ वो क्या होगा, उससे सामने वाला व्यक्ति मरेगा। होमोसाइड में वर्ड आता है एक लाइकली, जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे यूज होगा, उसमें एक वर्ड आता है लाइकली, यानी लाइकली टू कॉज। देख लीजिए यहाँ पे भी दिया गया है लाइकली टू कॉस्ट आती है, यानी मौत हो भी सकती है और नहीं भी। कंडीशन फिर से समझ लीजिए, जब मर्डर की बात होती है तो मर्डर में श्योरिटी होती है कि गोली चलाई है या कोई ये चाकू लिया है और चाकू से उसको मार दिया, तो उसमें पूरा पता है कि इस चाकू के लगने से सामने वाले की जान जाएगी, वो मरेगा। यहाँ पे वर्ड यूज होता है लाइकली टू कॉज डेथ, यानी हो सकता है इसकी मौत हो जाए। अब कैसे, इसे समझिए, एक व्यक्ति है, उसे गुस्सा आया, बहुत तेज आया, दो के आपस में लड़ाई हो रही है, उसने क्या किया, कोई डंडा उठाया उसके सर में दे मारा। अब या तो वो मरेगा, यहाँ पे उसकी इंटेंशन जरूर थी कि वो उसे हर्ट करे, बट उसको ये नहीं पता था कि इस डंडे के मरने से, लगने से या तो ये मरेगा या हो सकता है उसकी बॉडीली इंजरी हो जाए, यानी उसका सर फूट जाए, उसको ज्यादा चोट लग जाए और डेथ कोस ना हो। तो यहाँ पे वर्ड यूज होता है लाइकली। इस लाइकली का मतलब होता है मे बी और मे नॉट, यानी डेथ हो भी सकती है और नहीं भी। इंटेंशन पूरी होती है क्योंकि इंटेंशन तो थी, तभी तो उसने डंडा उठा के सर में मारा, इसलिए इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ये वर्ड दोनों सेक्शन में यूज हुआ है, केस में, होमोसाइड में भी और आपके मर्डर में भी। तो ये फर्क होता है, कल्पेबल होमोसाइड में ये क्या होता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और वहां पे क्या होता है, वहां पे पूरा पूरा क्या होता है, वो मर्डर होता है। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं, कल्पेबल होमोसाइड जो हमें दिया गया और नॉट और ये मर्डर दिया गया है, इनमें एक चीज होती है, कल्पेबल होमोसाइड में दो कंडीशन है, एक होती है लॉफुल और एक होती है क्या, अनलॉफुल। अब ये आप कहेंगे अब ये क्या नई चीज पढ़ा दी भाई, ये लॉफुल और अनलॉफुल कैसे हो गया भाई, होमोसाइड अनलॉफुल कैसे हो सकता है, हाँ जी ये भी होता है। अब ये कब होता है, इसकी कंडीशन सुनिए, अगर एक पुलिस वाला, ये पुलिस वाला है, वो किसी थीफ का क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, या किसी भी क्रिमिनल का पीछा कर रहा है, क्रिमिनल भाग उसकी पहुंच से बाहर निकल जा रहा है और उसको पता है कि अगर इसने इस क्रिमिनल को छोड़ दिया तो क्या होगा, ये अपना क्राइम तो करना नहीं रोकेगा, हो सकता है वो कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने के इरादे से या कुछ भी कोई बड़ा क्रिमिनल है। अब अगर उसको वो रोक दे, ये उसे जाने दे, तो क्या होगा, उसका क्राइम बढ़ेगा, यानी अगर उसने आज एक छोटी चोरी की है तो हो सकता है कल बड़ी चोरी करे, या कोई छोटी जगह बम ब्लास्ट कर, कहीं बड़ी जगह, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा, किसको, हमारे देश को। ऐसी अगर कंडीशन में वो पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला देता है, उसको क्या करता है, उसको मार देता है, यानी उसने क्या किया, उसको जान से मारा ना, इंटेंशन के साथ मारा, तो क्या ये है, कल्पेबल होमोसाइड होगा या मर्डर, नहीं जी, ना ये कल्पेबल होमोसाइड होगा ना ये मर्डर होगा, क्योंकि ये लॉफुल किया गया, यानी उसने कानून के दायरे में रहकर किस देश की सुरक्षा को नजर में रख के उस पर क्या किया है, उस पर गोली चलाई है और उसको मारा है, यानी मानववध जो यहाँ पे हुआ है वो किस लिए हुआ है, देश की सुरक्षा के लिए, तो ये लॉफुल हुआ। अनलॉफुल तो सभी में, अनलॉफुल में तो मर्डर आता है, यानी आपने किसी को इंटेंशनली ली और गोली मार दी तो वो क्या होगा, वो मर्डर ही होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका कोई लॉफुल ही नहीं है कि हाँ जी हमने देश को बचाने के लिए, नहीं, लॉफुल जो था वो कब आता है, जब आप लॉ के अंडर रहकर कोई कार्य सिर्फ अपने देश की सुरक्षा या किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आप कर रहे हैं तो वो लॉफुल होगा। मर्डर
यानी वो अनलॉफुल होगा। तो ये होता है दो तरह का, लॉफुल और अनलॉफुल। ये भी हमने आराम से समझ लिया कि ये लॉफुल कब होगा होमोसाइड और अनलॉफुल कब होगा। अनलॉफुल होते ही मर्डर बन जाएगा, लॉफुल है तो यानी कानून के दायरे में रहकर किया गया कोई भी कार्य। ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब इन्होंने क्या कहा था कि ही इज लाइकली बी सच टू एक्ट कॉज डेथ, यानी उसका क्या है, उसका इरादा ही है किस चीज का, कॉज डेथ करने का, कमिट द ऑफेंस, ये क्या कहलाएगा ऑफेंस, कल्पेबल होमोसाइड। अब इसमें आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशन में। देखिए इसका जो इलस्ट्रेशन ए है, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊंगी, बाकी जो आप दो हैं वो आप अपनी बुक से जरूर पढ़िए। अब इसमें क्या होता है, देखिए इन्होंने यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि कल्पेबल होमोसाइड में भी डेथ कोज करने की इंटेंशन भी होती है या नॉलेज होती है किस चीज की, कि जो आप कार्य कर रहे हैं उससे क्या हो गया, तो बॉडीली इंजरी हो जाएगी यानी उसको ज्यादा चोट लगेगी, या उसकी डेथ कोज हो जाएगी। ये इसमें जो ये लाइकली वर्ड दिया गया है, इसी का सारा खेल है जो इसको मर्डर से अलग करता है। अब इलस्ट्रेशन ए, जो अधिकतर यानी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपके प्री में काफी बार पूछा जाता है इसको, इसीलिए आप इसको आराम से पढ़िए, बाकी दो को आप अपने घर पे बेरट से पढ़ सकते हैं। इलास्टिक एंड थ्रफ ओवर ए पिट विद द इंटेंशन टू देयरबाय कॉजिंग डेथ। देखिए उसने क्या, किस इरादे से, एक क्या करता है, एक गड्ढा होता है उसके ऊपर क्या बिछा देता है, स्टिक बिछा देता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करना है, उसकी क्या इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन है कॉजिंग डेथ करने, किसकी, बी की। ठीक है, तो आप इन वर्ड्स को जो छोटे छोटे हैं हाईलाइट करते जाइए। और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाय कॉज्ड, और उसको इस चीज की अच्छे से नॉलेज है कि अगर वो इस गड्ढे में गिरेगा तो क्या होगा, उसकी डेथ ही होगी। यानी वो अगर गिरेगा तो उसमें क्या होगा, गड्ढा इतना गहरा है कि वो उसमें गिरेगा या तो उसको ज्यादा चोट लगेगी या उसकी डेथ होगी। caused that leaving the ground to the firm thread on fall in and skill a committed the offense of culpable homicide। यानी वो क्या होता है, जेड क्या होता है, उसमें गिरता है, गिरने के बाद क्या होता है, वो मर जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कल्पेबल होमोसाइड कहलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या थी, उसकी पूरी पूरी इंटेंशन थी, उसने पूरी इंटेंशन के साथ क्या किया था, ये काम किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर जो जेड नाम का व्यक्ति है इस गड्ढे के ऊपर से उतरेगा तो क्या होगा, वो इसमें गिरेगा तो उसकी डेथ कॉज होगी ही होगी। यानी वो उसका पूरा पूरा का पूरा इंटेंशन क्या था, उसको मारने का था। बट क्या है, हो सकता है, देखिए अभी ये आप कहेंगे कि ये जब इंटेंशन से किया गया है, नॉलेज के साथ किया गया, तो ये होमोसाइड क्यों है, ये होमोसाइड इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन थी कि डेथ कॉज होने की भी और बॉडीली इंजरी होने की भी। हो सकता है वो क्या होता है कि वो बच जाता है 1% और उसको क्या होती, सिर्फ चोट लग जाती, बट यहाँ उसका जो इरादा ए का था, ए का इरादा उसको मारने का ही था, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये कल्पेबल होमोसाइड कहलाएगा, ना कि मर्डर। ठीक है, आई होप आपको इलस्ट्रेशन ए अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये यहाँ पे यानी ए नाम का एक व्यक्ति है जो क्या करता है, एक गड्ढे के ऊपर स्टिक बिछा देता है, स्टिक बिछाकर उस पर घास डाल देता है, क्योंकि उसका जो इरादा है वो किसका है, जेड को मारने का, या उसको उसको क्योंकि नॉलेज है कि अगर वो इसके ऊपर चलेगा तो क्या होगा, जेड की डेथ हो जाएगी। अब जेड आता है उसके ऊपर चलता है, उस फॉल डाउन यानी उसमें गिर जाता है, और फॉल्स इन एंड किल यानी वो क्या होता है, वो मर जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कल्पेबल होमोसाइड कहलाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ वही बात है कि मे नॉट और मे बी, यानी हो भी सकता था और नहीं भी। आई होप अब आपको ये चीज कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अ पर्सन हु कॉज bodily injury to another who is laboring under a disorder and disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of the other shall be deemed to have caused the death। यानी इसमें कहता है कि कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को, जो क्या है पहले से क्या है, इंजर्ड है, यानी एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो ये जानता है कि उसको क्या है, बॉडीली इंजरी है, यानी वो क्या है कि जो दूसरे व्यक्ति को जो किसी रोग
या अंग से ग्रसित है। यानी आप ये देखिए कि यानी किसी की बॉडी में, यानी देखिए जैसे ए के अभी सर्जरी हुई है, यानी बी जानता है कि इसकी अभी सर्जरी हुई है, तो वो क्या करे, अगर उसी जगह हिट कर दे तो उससे क्या होगा, ए की तो डेथ हो जाएगी। अगर बी को पता है कि ए की अभी सर्जरी हुई है और वो फिर भी क्या कर रहा है, उसको उसी पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो क्या होगी, उसमें उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या समझा जाएगा, ये यही समझा जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये उसकी डेथ कोज करने के लिए किया, क्योंकि इन्होंने कहा अंडर डिसऑर्डर डिजीज और बॉडीली इन्फर्मिटी, यानी उसको पता था कि इसकी बॉडी में क्या है, ये प्रॉब्लम है, देयर बाय डेथ एंड accelerates the death of the other shall be deemed to cause then death। यानी उसका इरादा क्या था, उसका इरादा था उसको मारने का। अब आप कहेंगे हमें ये बात समझ नहीं आई। अब आप इस चीज को आराम से समझिए। देखिए हम पहले इसको कहाँ से, इसको हम अपने बेयर एक्ट से समझ लेते हैं कि बेयर एक्ट क्या कहता है। बेयर एक्ट कहता है कि कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार रोग से ग्रस्त है, यानी उसको पता है कि जैसे एक इंसान को पता है कि ये हार्ट पेशेंट है, अगर आपने इसको जोर से पुश किया यानी जोर से मारा तो क्या होगा, ये सामने वाले की डेथ हो जाएगी। कोई क्षति कारित करता है और उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु कारित हो जाती है, तो वह क्या समझा जाएगा, वो कल्पेबल होमोसाइड समझा जाएगा। यानी उसका क्या था, उसका वो पता था कि इसकी बॉडी में क्या है, ये इंजरी हुई हुई है और वो उसी जगह अगर अटैक करता है तो वो क्या कहलाएगी, वो कॉज डेथ कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वेयर डेथ इज कॉज बाय बॉडीली इंजरी, यानी डेथ कॉज की जा रही है किस चीज से के द्वारा, बाय बॉडीली इंजरी। द पर्सन हु कॉज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज डेथ। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, द पर्सन हु कॉज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड डेथ ऑल्दो द रिस्टोरेंट टू प्रॉपर रेमेडीज टू स्किलफुल ट्रीटमेंट। अभी ये क्या है, इसको हम अभी सुनते हैं। डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड, यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर देखिए एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को उसको मतलब कि बॉडी इंजरी हुई हुई है, आप इसे इसकी लैंग्वेज में ना समझ के समझिए। एक इंसान को क्या हुआ है, चोट लगी हुई है, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और उसमें क्या है, उसे किस चीज की जरूरत है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसे वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता। यानी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद सामने वाला व्यक्ति जानता है कि इसे अब ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसे वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जिसके कारण क्या हो जाती है, कॉज डेथ, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो भी काहे में काउंट होगा, वो भी कल्पेबल होमोसाइड में काउंट होगा कि जैसे उसको जानबूझकर मारा गया है। बात समझ आ गई। यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसको इंजरी हुई हुई है और उसको जो उचित उपचार है वो मिलना था वो नहीं मिला गया और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या माना जाएगा, कि वो भी माना जाएगा कि जैसे उसकी मृत्यु जानबूझकर की गई है, क्योंकि उसे क्यों उसकी मृत्यु क्यों हुई है, अगर उसे समय पे सही ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद वो बच सकता था, पर क्या हुआ, यानी उसे जानबूझकर नहीं दिया गया। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है। अब एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर वूम, यानी एक बच्चे की हत्या किसमें, मदर वूम में, क्या अब ये भी क्या कहलाएगी, ये भी कल्पेबल होमोसाइड कहलाएगी, ये नहीं होगा। इज नॉट होमोसाइड, ये होमोसाइड नहीं कहलाएगा। यानी माँ के गर्भ में अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं कहलाएगा। इसके लिए अपना एक सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर ये डील होगा, जो अभी हमने ऑफेंस ऑफ मिसकैरेज में पढ़ा था। वहां पे हमने पढ़ा था ना कि अगर मदर वूम में कोई किसी बच्चे को मार देता है तो क्या कहलाता है, वो भी हत्या कहला जाएगी। तो इसके लिए क्या कहलाएगा, इसके लिए अपना सेक्शन बनाए, ये कल्पेबल होमोसाइड में काउंट नहीं होता है। बट इट में, अब इसका आगे सुनिए, ये एक पॉइंट हो गया। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिखिए। ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि मैंने मदर वोम में अगर किसी बच्चे की क्या की जाती है, डेथ कॉज की जाती है, तो वो होमोसाइड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बट इट में अमाउंट ऑफ कल्पेबल होमोसाइड टू कॉज डेथ ऑफ द लिविंग चाइल्ड। बट अगर आप किसी लिविंग चाइल्ड की क्या कर रहे हैं, डेथ कॉज कर रहे हैं, तो वो कल्पेबल होमोसाइड में आता है।
लिविंग चाइल्ड यानी बच्चे का बर्थ हो चुका है, अब वो बच्चा जिंदा है, अगर आप उसको मार रहे हैं इंटेंशनली तो वो कल्पेबल होमोसाइड में भी आएगा। और जो ऑफेंस अगेंस्ट मिसकैरेज वहां पे जो दिया गया वहां भी काउंट होगा। ठीक है, आगे पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज बीन बोट और फोर्थ, यानी उस चाइल्ड का क्या है, अगर कोई भी एक भाग भी या शरीर से बाहर आ चुका है, दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथेड ऑन और बीन कंप्लीटली बोर्न, यानी इसमें यह क्या कहता है कि अगर यद्यपि उस शिशु ने क्या श्वास न ली हो, उसने पूर्णतः जन्म न लिया हो, अगर उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया, यानी देखिए कब, अगर हमने भी इसमें पढ़ा है कि अगर कोई बच्चा मदर होम में क्या किया जाता है, मारा जाता है, यानी उसको क्या किया, मदर गर्भ में ही मार दिया, तो क्या ये कल्पेबल होमोसाइड होगा? ये कल्पेबल होमोसाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए मिसकैरेज में अलग सेक्शन बना हुआ है। उससे आगे कहता है किंतु यदि किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित की जाए तो वो काहे में आएगा, कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, जो भी हमने पढ़ा है कि कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, यानी किसी जीवित शिशु की क्या की जाती है, मृत्यु कारित की जाती है, तो कल्पेबल होमोसाइड में काउंट होगा। पर यदि उस शिशु का कोई बाहर भाग निकल आए, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो, पूर्णतः जन्म न लिया हो, फिर भी वो क्या कहलाएगा, वो कल्पेबल होमोसाइड लिया कहलाएगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर मदर होम में बच्चे को मारा जाता है वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं कहला जाएगा, बट अगर शिशु जिंदा है यानी लिविंग चाइल्ड है, मार दिया तो होमोसाइड है, या बॉडी का कोई पार्ट बच्चे का क्या हुआ, बाहर आ गया है, बट भले ही उस शिशु ने सांस न ली है, मतलब वो पूरा बाहर नहीं आया, उसका सिर्फ एक पार्ट बाहर है, उस कंडीशन में उस बच्चे को मारा जा रहा है, तो वो भी कल्पेबल होमोसाइड में काउंट होगा। ये चीज एक्सप्लेनेशन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज है समझ नहीं आ रही आप दोबारा पूछ सकते हैं, बट प्लीज इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक चाइल्ड की कब, यानी गर्भ में है तो होमोसाइड नहीं है, बट अगर वो गर्भ में नहीं है, लिविंग है, होमोसाइड है, या उसका कोई एक पार्ट भी अगर बाहर आ गया, भले ही उसने ब्रीथ ना ली हो, यानी द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथ, यानी बच्चे ने श्वास नहीं ली, यानी बच्चे ने कोई सांस नहीं ली, बट फिर भी वो किस में काउंट होगा, वो होमोसाइड में ही काउंट होगा। आई होप आपको सेक्शन 100 अच्छे से समझ आ गया होगा कि कल्पेबल होमोसाइड क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, तीनों एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होंगी कि कब कौन सी चीज होमोसाइड में बनती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है मर्डर, सबसे हीनियस क्राइम। किसी मनुष्य की हत्या करना क्या है, हीनियस है, यानी गलत है, सबसे घिनौना अपराध है, क्योंकि देखिए भगवान ने सबको ही जीने का क्या दिया है, सभी को जीने का अधिकार दिया। आप किसी की जान ले लेते, चाहे अपने गुस्से में ले रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से, तो क्या है, वो प्रकृति के खिलाफ अपराध है। अब अभी हमने पढ़ा कि कल्पेबल होमोसाइड क्या है। अब यहाँ पे हमें देखिए 4 पॉइंट्स दिए हैं ABCD, इन 4 पॉइंट्स में ये समझाया गया कि कब मर्डर होगा। इसमें अब हमें ये पढ़ना है कि अगर ये 4 कंडीशन पूरी हैं तो वो क्या कहला जाएगा, वो पूरा पूरा मर्डर कहला जाएगा। और इन 4 कंडीशन के बाद हमें 5 एक्सेप्शन दिए गए, अगर उन एक्सेप्शन में से एक भी लग जाता है, अगर वो एक भी फुलफिल होगा तो वो क्या होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। All murder are culpable homicide, but all culpable homicide are not amounting to murder, यानी सारे culpable homicide murder नहीं होते, पर सारे murder culpable homicide होते हैं। ये difference आपको पता होना चाहिए। अब पढ़ लेते हैं हम अपना सेक्शन 101। अब 101 हमसे क्या कहता है, 101 कहता है एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर, यानी कब क्या बन जाता है, कल्पेबल होमोसाइड मर्डर बन जाता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि किन कंडीशन में कल्पेबल होमोसाइड होता है, अब हम वे कंडीशन पढ़ेंगे जिनमें कल्पेबल होमोसाइड क्या बन जाता है, पूरा पूरा मर्डर बन जाता है। ए क्या कहता है, ए कहता है इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज डन, यानी डेथ कोज की है, कब की है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी पूरी पूरी इंटेंशन के साथ की है। अभी इस इंटेंशन का फर्क क्या है, जो अभी हम ये इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऊपर भी पढ़ के आए, पर वहां पे जो लाइकली यानी मे बी और मे नोट
फर्क है। यहाँ पे पूरी इंटेंशन होती है कि गोली निकाली, सामने वाले पर निशाना चलाया, उसको मार दिया। पूरी इंटेंशन थी कि उसका इरादा भी था, उसकी नॉलेज भी थी, क्या थी कि उसकी डेथ कोज करने की। ए ने बंदूक निकाली, बी पर चला दी, उसको पूरा पता था कि मैं गोली चलाऊंगा ये मरेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये मर्डर कहलाएगा, ना कि कल्पेबल होमोसाइड, क्योंकि यहाँ पूरे इरादे के साथ सामने वाले का मर्डर काउंट किया गया। बी क्या कहता है? इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज, इसको अपना हाईलाइट कीजिए, इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। सेम चीज आप ये कहेंगे, अभी तो आपने वहां पढ़ाई है, अब यहाँ भी पढ़ा दी, अभी हम इसका भी फर्क समझ लेंगे। कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी as the offender knows to likely to cause death the person by whom harm is caused। अब आप ये कहेंगे कि यही चीज तो आप हमें अभी ऊपर पढ़ा गया है, वहां आपने इसको कहा है कि कल्पेबल होमोसाइड है, अब ये मर्डर क्यों हो गया? अब ये मर्डर क्यों हो गया? अब इसे पहले बेरक से समझो, फिर इसे हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। ये कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया है जिससे अपराधी जानता था कि व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभावना है, जिससे वह हानि कारित की गई है। यानी अभी जब हमने यही चीज ऊपर पढ़ी थी तो वहां क्या था कि हो भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे श्योरिटी के साथ किया गया है। इसने क्या है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। ए ने एक डंडा उठाया, अगर वो उसके हाथ पे मारता है और हाथ में कोई इंजरी हो जाती है, यानी वो टूट जाता है, वो जख्म हो जाता है, और या अगर उसको कोई हाथ में कोई डिजीज है जिसके कारण वो मर जाता है, यानी उसे पूरी श्योर नहीं देखिए ये मरेगा या नहीं, ये कल्पेबल होमोसाइड होगा, बट उसने डंडा उठाया और सीधे सीधे उसके सर पे वार किया। उसे पता था कि अगर मैं इसके सर पे वार करूंगा तो इसे जो बॉडीली इंजरी होगी वो उससे क्या होगी? लाइकली बी टू कॉज डेथ, यानी उससे इसकी क्या होगी? 100% इसकी मृत्यु होगी। यानी वो उसको हानि पहुंचाने का उसका जो इरादा था क्या था? वो सिर्फ उसकी डेथ कॉज करना था। यानी यहाँ पे श्योरिटी होती है कि जो वो एक्ट कर रहा हूँ, इस एक्ट से सामने वाले की डेथ कॉज होना जरूरी है, उसको इस चीज की पूरी नॉलेज होती है। ये फर्क है किसमें? मर्डर में और कल्पेबल होमोसाइड में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसका? सी इफ द एक्ट बाय विच इज द डेथ इज कॉज डन बाय द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। इसको यहाँ से यहाँ तक आप हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिससे हमें क्या पता लगता है, जिससे हमें इनका डिफरेंस भी और हमें ये पता है कि इंपॉर्टेंट है। To any person, the bodily injury intend to inflicted the sufficient in the ordinary cause to natural cause death। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति को तो कुछ ऐसे कारण से बॉडीली इंजरी देता है, यानी उसका उद्देश्य उसकी सिर्फ डेथ कॉज करना था, तो वो क्या माना जाएगा? वो यही जाएगा कि यानी उसने क्या किया? उसकी नेचुरल डेथ कॉज की है, यानी उसने जो ये हरकत की वो क्यों की है? ताकि वो उसकी क्या कर सके? डेथ कॉज कर सके। आप कोई हथियार उठाएं और सामने वाले पर वार कर दे तो उससे क्या होगा? उसकी बॉडीली इंजरी तो होगी, बट वो सामने वाला मरेगा भी। तो उसमें क्या है? यानी पूरी इंटेंशन के साथ, पूरी नॉलेज के साथ क्या किया गया? उस पर वार किया गया, जिससे क्या हुई? उसकी बॉडीली इंजरी तो हुई, बट उसका इरादा क्या था? उसकी डेथ कोज करना, यानी उसकी डेथ कोज होना जरूरी था। अब इसको आप किससे पढ़िए? इसको आप बेरेक्ट से पढ़िए। तो बेरेक्ट क्या कहता है? यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक कारित करने के आशय से किया गया, जिसके कारित करने से क्या होता है कि मृत्यु कारित होना पर्याप्त है। यानी बेरेक्ट की लैंग्वेज और जो हमने सिंपल पढ़ी है बात एक ही है। हमने सिंपल इसलिए पढ़ी है तो कि हमें क्या पता लग जाए? हमें ये पता लग जाए कि इसको अगर बेरेक्ट की लैंग्वेज कई बार इतने टफ होते हैं कि हम नहीं समझ पाते। इसमें सीधे सीधे यही दिया गया है। इसी में अगर आप कोई हथियार उठाएं या किसी भी तरीके से आप किसी को वो दीवार पे देखे, आप ये समझ रहे कि कोई बंदा छत पे खड़ा है, आप जाके उसे पुश करते हैं, पुश करेंगे तो वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, आपको पता है उसकी बॉडीली इंजरी तो होगी, बट इसका अगर सर जमीन में लगेगा तो ये मरेगा। यानी आप उसके क्या कर रहे हैं? नेचुरल डेथ कॉज कर रहे हैं, यानी आपका इरादा ये है सिर्फ और सिर्फ उसको मारने का। तो ये भी किसका एसेंशियल है? ये भी मर्डर का एसेंशियल है, यानी मर्डर में काउंट होता है। अब डी हमसे क्या कहता है? डी को पढ़ लीजिए। 4 कंडीशन है जो मर्डर को कंप्लीट बनाती हैं। इफ द पर्सन कमिटेड द एक्ट बाय विच द डेथ कॉज नो दैट इट इज सो immensely dangerous that it must
in all probability cause death or such bodily injury as likely to cause death and commit such as without any excuse of incurring the risk of causing death of such injury of aforesaid. इसमें क्या कहता है, पहले बेरेक्ट समझिए, फिर हम इसे अपने लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए मैं इसे आपको बेरेक्ट से इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। चाहती मैं आपको जो हमेशा पढ़ाती हूँ कि अपनी लैंग्वेज में, पर ये जो 2 सेक्शन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। आपका प्री है, मेन से या आपका इंटरव्यू है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बेरेक्ट की भी लैंग्वेज समझनी है और इसे जो सिंपल में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी इसे कितना आसान बना सकते हैं, वो दोनों ही चीज़ समझनी है। आई होप आज आपको इस क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि आज हमने क्या पढ़ लिया। अभी तक तो हमें ये पता था कि हाँ मर्डर होता है, जो भी जिसे भी मार दे। नहीं भाई, हर चीज़ मर्डर नहीं होती, हर चीज़ मर्डर में काउंट नहीं होती, कुछ केस कल्पेबल होमोसाइड में काउंट होते हैं। अब वो कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है ये तो पढ़ लिया, पर वो कल्पेबल होमोसाइड बनेगा कब, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसे जो 4th पॉइंट है यानी हमारा डी, इसको पढ़ लेते हैं। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इतना गंभीर है जिससे पूरी संभावना है किसकी मृत्यु कारित करने की, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने की जिससे मृत्यु कारित होना संभव है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है इफ द पर्सन कमिटेड द एक्ट विच इज द डेथ कोज, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई एक्ट क्या करता है, ऐसा कोई एक्ट कमिट करता है जिससे डेथ होना क्या है, जरूरी है। अब आप इसको बियर एक्ट से पढ़ लिया, अब हम इसे अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। देखिए एक पर्सन है, फिर से मान लीजिए कि उसे कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है, ए ने क्या किया, उसे गया और पुश कर दिया। अब उसमें 2 कंडीशन है, कैसी कि पहले तो उसकी डेथ कॉज होगी और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, डेंजर, कि उसमें क्या है, डेंजर है, यानी अब खतरा है। किस चीज का खतरा है, पूरा कॉज डेथ होने का। सच लाइकली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी उसे, या फिर उसे ये भी पता है कि अगर ये एकदम नहीं मरा बट इसे जो इंजरी हुई है उससे क्या होगी, डेथ कॉज हो सकती है। यानी एक व्यक्ति छत पे खड़ा था, ए गया बी को धक्का दिया, बी नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद उसका सर फूट गया, हाथ पैर में लगे। अब सर में उसके ऐसी इंजरी हुई जिससे हो सकता है वो कुछ समय जिंदा रहे, बट बाद में क्या होगा, उसके डेथ होना जरूरी है। तो वो किस में काउंट होगा, वो काउंट होगा किस में, मर्डर में, यानी कॉजिंग डेथ टू सच इंजरी, यानी उसने जो इंजरी उसको दी है उससे भी क्या है, उसकी डेथ होना संभव है। यानी वह जानता है, इसीलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए, कि ऐसा लगेगा कि भैया तो छत से गिर के मरा है, ये चोट के कारण मरा है, नहीं, आपने क्या किया, आपने उसे पुश किया, आपने उसे धक्का दिया, पूरी इंटेंशन के साथ दिया कि अगर ये नीचे गिरेगा तो इसका सर फूटेगा, सर फूटने से क्या होगा, इसके सर में कोई ऐसी इंजरी हो जाएगी जिससे कुछ टाइम तो जिंदा रहे बट बाद में इसकी डेथ कॉज होना जरूरी है, इंजरी से भी। तो ये जो चारों चीजें हैं, चारों पॉइंट हैं, ये किसको कंप्लीट करते हैं, मर्डर को कंप्लीट करते हैं। अगर इन कल्पेबल होमोसाइड में, अगर मान लीजिए किसी पे कल्पेबल होमोसाइड का क्या लग रहा है, केस लग रहा है, आप समझिए वो इसका फायदा उठाना चाह रहा है, यानी क्योंकि देखिए कल्पेबल होमोसाइड की क्या होती है, सजा कम होती है और मर्डर की सजा क्या होती है, ज्यादा होती है। बट जब वो केस चल रहा है और उसमें इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो मर्डर में काउंट होगा। अब आगे अगर इसमें जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं, यानी जो 5 एक्सेप्शन इसमें दिए, अगर उन एक्सेप्शन में से कोई एक लग जाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर कल्पेबल होमोसाइड कहलाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यानी दोनों तरफ है, अगर इनमें से लगता है मर्डर बन जाएगा, वहां से लगता है तो होमोसाइड बन जाएगा। अब आ जाते हैं इसका इलिस्ट्रेशन में वही है, हम एक देख लेते हैं, आगे क्या आप पढ़िए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कोई चीज ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, ए शूट जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, यानी ए शूट करता है, किसको शूट करता है, जेड को। टू क्यों शूट कर रहा हो, इंटेंशन टू किलिंग हिम, यानी उसको जान से मारने के लिए। जेड डाई इन कॉन्सिक्वेंस ए कमिटेड मर्डर, यानी जेड क्या होता है, उसके शूट करने से मर जाता है, तो क्या कहलाएगा, ये पूरा मर्डर कहलाएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं आगे। आगे हमने क्या पढ़ना है, इसके एक्सेप्शन। अब इसमें कितने एक्सेप्शन दिए हैं, इसमें एक्सेप्शन 5 दिए हैं। अब ये 5 एक्सेप्शन हमें बताते हैं कि कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कल्पेबल होमोसाइड का मर्डर नहीं होगा। यही चीज हमने जब क्लास शुरू की थी तब पढ़ा था कि हमारे पास 5 एक्सेप्शन है जो बताते हैं कि मर्डर कब कल्पेबल होमोसाइड होगा, वो मर्डर नहीं होगा, और कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होगा, ये भी हम ऊपर पढ़ के आए। एक्सेप्शन 1 हमसे क्या कहता है, एक्सेप्शन 1 कहता है कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर, यानी वो मर्डर नहीं होगा। एक इसको यहाँ से कीजिए, इफ ऑफेंडर विसिट डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ द सेल्फ कंट्रोल, यानी किस में, सेल्फ कंट्रोल, बाय द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी उसने कब किया है, उसने गुस्से में प्रोवोकेशन में आके क्या किया, सामने वाले की डेथ कॉज कर दी, कॉज डेथ ऑफ द पर्सन हु ग्रेव प्रोवोकेशन। अब ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इसमें पता है इस चीज का कई बार क्या होता है, मिसयूज भी होता है। देखिए सेक्शन बने जरूर है, पर इन सेक्शन का क्या होता है, मिसयूज होता है। कब, जब किसी अपराधी को बचाना, तो क्या कहते हैं एडवोकेट्स, इन्हीं का क्या लेते हैं, डिफेंस लेते हैं। अब ये सेक्शन क्या है, हमें तो खैर यहाँ पे फिलहाल सेक्शन पढ़ना है कि सेक्शन हमसे क्या है, कल्पेबल होमोसाइड कब मर्डर नहीं होगा। तो पहला जो इसका एक्सेप्शन है, यानी पहला अपवाद है, वो ये कहता है कि अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके, यानी किसी ने क्या गुस्से में आके क्या किया है, सामने वाले की डेथ कॉज कर दी। अब वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन भी किसने दिलाया, वो उसी व्यक्ति ने दिलाया। द पर्सन हु गेव सडन, यानी जो दे रहा है उसे क्या कर रहा है, प्रोवोकेशन दे रहा है, कॉज डेथ अदर पर्सन, यानी मिस्टेक और एक्सीडेंट। ये क्या कहलाएगा, मिस्टेक और एक्सीडेंट कहलाएगा, ये मर्डर नहीं कहलाएगा। अब इसको हम कैसे समझते हैं, इसको समझिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। लड़ाई होने में एक व्यक्ति ने दूसरे को इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोला, चाहे उससे फैमिली से रिलेटेड या कुछ भी, जिससे क्या हुआ, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और गुस्से में वहां पे जो कोई भी चीज पड़ी थी, डंडा पड़ा था, कुछ भी, उसने क्या क्या उठाया, उस पर प्रहार कर दिया। ना तो यहाँ उसकी इंटेंशन थी, ना उसकी नॉलेज थी, यहाँ पे क्या था, सिर्फ गुस्सा था, और गुस्से में यानी बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट क्या हुआ, उसकी जान चली गई, यानी उसकी क्या कर दी, कॉज डेथ कर दी। तो ये क्या कहलाएगा, ये होमोसाइड कहलाएगा, ये मर्डर नहीं कहलाएगा। कब, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अगर कोई व्यक्ति किसी की क्या करता है, डेथ कॉज कर देता है। बट इसका एक चीज है, इसमें जो प्रोवोकेशन है जिस व्यक्ति ने दिया है, डेथ भी उसी की कॉज होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रोवोकेशन किसी ने दिया और डेथ किसी की कॉज कर दी। अगर ऐसा होता है तो वो मर्डर में काउंट होगा, और अगर प्रोवोकेशन से तो ये मिस्टेक और एक्सीडेंट में काउंट होगा, यानी होमोसाइड बन जाएगा, ये मर्डर नहीं होगा। प्रोवाइड दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट, यानी अब प्रोवोकेशन क्या नहीं है। अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि प्रोवोकेशन में डेथ की, पर प्रोवोकेशन क्या नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए। शॉर्ट और वॉलेंट्री प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एंड एक्सक्यूज ऑफ द किलिंग ऑफ द डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। इसमें जो मेन चीज है, ऑफेंडर एक्सक्यूज और फॉर किलिंग, इस वर्ड को क्या कीजिए, आप हाईलाइट कीजिए। इसमें ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का वध करने या हानि करने के लिए अपराधी द्वारा क्या होता है, स्वेच्छा प्रकोपित ना हो, यानी उसने जो उसको हार्म किया है, उसको मारा है, उसमें क्या है कि दो की लड़ाई और उसने उठाया और डंडे में मारा और उसका सर फोड़ दिया है, भाई ये प्रोवोकेशन नहीं होगा। प्रोवोकेशन होता है अचानक, यानी जो कुछ हुआ अचानक होगा, कुछ जानबूझ के करना प्रोवोकेशन में काउंट नहीं होगा। बी क्या कहता है, गिविंग द एनीथिंग डन इज ऑडियंस टू होन द लॉ बाय द पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सच पुलिस सर्वेंट। अब ये भी क्या है, इसमें यह कहता है किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक की शक्तियों का प्रयोग करने में। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को देखे क्या कर रहा है, मार रहा है, बट वो मार क्यों रहा है, वो अपने लॉ के अंडर रहते हुए मार रहा है। बट अगर एक पुलिस ऑफिसर भी अपने पावर का क्या करता है, गलत यूज करता है, जो यहाँ नहीं दिया गया बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो गलत यूज करेगा तो वो भी क्या होगा, वो प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे कहा इन्होंने गिविंग बाय एनीथिंग डन इन ऑडियंस ऑफ द लॉ,
इसमें ये कहता है कि जो कोई क्या कोई ऐसी किसी ऐसी बात के द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। यानी कोई भी किसी ये नहीं है कि हाँ जबरदस्ती किसी ऑडियंस ऑफ लॉ यानी किसी यानी देखिए आप इसको आसानी से समझिए कि एक पब्लिक सर्वेंट भी अपने अगर पावर का इस्तेमाल कर रहा है ठीक है, बट क्या है वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे यानी मिसयूज ना करे, अपनी जो पावर है उनका मिसयूज ना करे। बट अगर कोई व्यक्ति गुस्से में, अगर कोई पुलिस सर्वेंट है बट वो गुस्से में, गुस्से का कारण उसका ये प्रोवोकेशन है, उसका गुस्से में कारण हो सकता है कि वो लोक सेवक है यानी वो किसी लोक हित के लिए कोई कार्य कर रहा है, तो वो भी क्या कहा जाएगा, ग्रेव एंड प्रोवोक सडन में नहीं आएगा। ठीक है, यानी ऑर्डिनरी बाय लॉ आप इसको हाईलाइट कीजिए। अब सी क्या कहता है, गिविंग बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, यानी अगर किसी व्यक्ति ने लॉफुल रहकर अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज किया है, यानी कोई ऐसी बात के द्वारा न दिया गया जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के, देखिए अब क्या किया गया, यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस की बात की गई, यानी अगर एक व्यक्ति अपने लॉफुली डिफेंस में रहकर कोई कार्य कर रहा है तो वो भी किस में आएगा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हमसे क्या कहती है, वेयर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये अमाउंटिंग ऑफ मर्डर, इसको आप कीजिए हाईलाइट। यानी यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये सेकंड में आपसे क्या कहना चाहता है, ये सेकंड में आपसे कहता है कि मानव वध, नहीं 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 नहीं, कहाँ पे आ गए हम, एक मिनट। इसमें ये आपसे कहता है कि जो प्रोवोकेशन आपको दिया गया वो इतना गंभीर नहीं था कि आप क्या करें, सामने वाले की हत्या कर दें। इन्होंने क्या कहा, वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट, यानी वो इतना गंभीर नहीं था कि आप क्या कर दें, कि किसी दूसरे की हत्या कर दें, तो वो क्या होगा, वो भी आपका क्या कहलाएगा, यह भी तथ्य का प्रश्न, यानी कोई भी हत्या की कोटि में नहीं आता। अब इसको हम कैसे समझेंगे, हमने इसमें ये पढ़ा है कि इसमें हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर प्रोवोकेशन इतना ज़्यादा नहीं था कि आप क्या कर दें कि सामने वाले की हत्या ही कर दें, तो ये भी केस में काउंट नहीं होता, ये भी उसमें होमोसाइड में काउंट, ये सॉरी ये भी मर्डर में काउंट नहीं होता। क्योंकि देखिए प्रोवोकेशन क्या था, आपने एक्सेप्शन वन हमने इसका पढ़ा कि कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब अगर क्या किया गया, प्रोवोकेशन में आके किसी ने क्या की, किसी की हत्या कर दी, यानी क्या किया, गलती, गुस्से में आया और सामने वाले को मार दिया। गुस्सा क्यों आया, क्योंकि सामने वाले ने उसे उकसा दिया। बट इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर प्रोवोकेशन इतना ज्यादा गंभीर नहीं है, यानी इतना ज्यादा नहीं था कि आप उसकी हत्या ही कर दे और फिर भी आपने उसकी हत्या कर दी, तो यह मर्डर बन जाएगा, ये प्रोवोकेशन नहीं रहेगा, यह होमोसाइड नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, अब ये इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, ए पढ़िए, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशंस एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड इंटेंशनली किल्ड बाय जेड चाइल्ड, यानी ए ने क्या किया, देखिए अब ये चीज बहुत जरूरी है और ये इलिस्ट्रेशन बहुत बार आया हुआ। ए अंडर द इन्फ्लुएशन, यानी ए ने किसके इन्फ्लुएशन के अंडर क्या किया, प्रोवोकेट, उसे प्रोवोकेशन किसने दिया, जेड ने, और उसने इंटेंशनली किसको मार दिया, वाई को, जो क्या है, जेड चाइल्ड है, यानी उसको मार दिया। तो अब क्या होगा, दिस इज मर्डर, ये क्या कहलाएगा, मर्डर के as such is the provocation was not given by child and the death of the child was caused accident or misfortune doing the caused by the provocation.
हमने ये पढ़ा है कि अगर देखिए ए ने क्या क्या इन्फ्लुएंस किया, प्रोवोकेट किया, किसको किया, जेड को, और उसने इंटेंशनली किल किया, किसको किया किल, वाई को, यानी वाई कौन था, जेड चाइल्ड, तो उसने क्या किया, मर्डर किया। यानी ये क्या हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्रोवोकेशन दिया था वो प्रोवोकेशन जेड ने दिया था, वाई ने नहीं दिया था। यानी आप प्रोवोकेशन में उसी व्यक्ति को मार सकते हैं, यानी अगर आप मार तो आप किसी को भी नहीं सकते, बट अगर आपसे कोई मर जाता है तो मरने वाला वो ही व्यक्ति चाहिए जिसके कारण आपको प्रोवोकेशन हुआ है। प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय चाइल्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोवोकेशन किसने, चाइल्ड ने नहीं दिया था। एंड डेथ ऑफ द चाइल्ड वाज नॉट कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट, और जो बच्चे की डेथ हुई है वो क्या हुई है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है और ना ही मिसफॉर्चून है, यानी ना तो गलती से हुई है ना एक्सीडेंटली हुई, तो कॉज्ड बाय द प्रोवोकेशन, यानी ना ही ऐसी कोई जो डेथ हुई है वो क्या कहलाई, वो प्रोवोकेशन में है। अब हम इसे समझते हैं। देखिए ग्रेव और सच सडन प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग यह है कि प्रोवोकेशन इतना ज्यादा होना चाहिए, उसकी जो मात्रा यानी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करे, गुस्से में आके सामने वाले का डेथ कॉज कर दे, वो माना जाएगा बाय मिस्टेक या बाय एक्सीडेंटली, यानी गुस्सा हद से ज्यादा है। पर गुस्सा दिलाया किसी और ने और मार दिया किसी और को, तो वो क्या कहलाएगा, वो मर्डर कहला जाएगा। दिस इज मर्डर, यानी ये क्या कहलाएगा, ये मर्डर कहला जाएगा, ये प्रोवोकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोवोकेशन बच्चे ने नहीं दिया था, बच्चे के पिता ने दिया था और आपने कॉज डेथ की है बच्चे की, तो ये क्या कहलाएगा, मर्डर कहला जाएगा। ये बिल्कुल भी एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून यानी गलती से नहीं कहलाया जाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा, यानी जैसे जानबूझकर आपने क्या किया है, मर्डर किया है। नेक्स्ट आ जाइए, अब आ जाते हैं हम अपना एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन टू। हमारा एक्सेप्शन टू क्या कहता है हमसे, अब हमने एक कंडीशन ये पढ़ी कि एक्सेप्शन में कि कल्पेबल होमोसाइड कब मर्डर नहीं होगा, कब, अगर सडन या ग्रेव प्रोवोकेशन में हो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंड इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी अगर कोई व्यक्ति किस चीज का, गुड फेथ में किस चीज का यूज कर रहा है, अपने प्राइवेट डिफेंस का। प्राइवेट डिफेंस कैसा, ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी या तो अपने शरीर की, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए। एक्सीड द पावर गिवन टू बाय हिम विद द लॉ कॉज ऑफ डेथ, यानी जो उसे किसने दी है, लॉ ने दी है। हमने भी ये प्राइवेट डिफेंस का जब हमने सेक्शन पढ़ा था उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब हमने संपत्ति का अधिकार पढ़ा था, हमने 39 या 40 में पढ़ा था कि जो हमें प्राइवेट डिफेंस में कवेन 38 तो हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट हमारे किस लिए बॉडी है, और शायद 40 या 41 में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। तो उसमें हमें अधिकार दिया गया है कि कब हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं, पर वो सिर्फ वही कंडीशन है जो हमें लॉ ने दी है, यानी जितनी बाउंडेशन हम लॉ ने दी है, यानी जो जब हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति या तो हमें बिल्कुल ही मार देगा, यानी वो हमें जान से मार देगा, हमारी जान को या हमारी संपत्ति को खतरा है, अगर हम उस कंडीशन में अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहे हैं, और कब यूज कर रहे हैं, गुड फेथ में, यानी हमारा इरादा किसी दूसरे की हत्या करना नहीं है। कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हु इज एक्सरसाइजिंग सच राइट ऑफ डिफेंस, यानी क्या यूज कर रहा है, वो अपना राइट ऑफ डिफेंस यूज कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, एंड विदाउट एन इंटेंशन डूइंग मोर हार्म, उसकी क्या है, कोई भी इंटेंशन है ही नहीं, क्या किस चीज की, कि उस व्यक्ति को हार्म पहुंचाने की, टू पर्पस ऑफ सच डिफेंस, यानी वो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। बट उस प्राइवेट डिफेंस में अगर क्या होता है कि आपने कुछ ज्यादा ही अटेम्प्ट कर दिया, यानी आप अपने आप को बचाना चाह रहे थे और अपने आप को बचाते बचाते आपने क्या किया, कुछ ज्यादा ही उस पर क्या किया, अटेम्प्ट कर दो, जिससे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है किसकी, पर्सन की, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका मर्डर में काउंट नहीं होगा। अब आप इसको ये समझ सकते हैं कि आपका इरादा मर्डर करने का नहीं था, बल्कि क्या था, खुद को बचाने का था। यानी यहाँ पे आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, बट कब, जब आप कार्य किस में रहे हो, गुड फेथ में, ये इसका मेन पॉइंट है। यानी ये जो कार्य किया जा रहा है गुड फेथ में किया जा रहा है, अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज किसके लिए, या तो अगेंस्ट आवर बॉडी या अगेंस्ट आवर प्रॉपर्टी। इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, जैक अटेम्प्ट्स टू housewife a not in such a manner to cause grievous hurt
to A. A draws out a pistol that precise in his result. A believing is good faith that he can be no other means prevent himself for the being housewife shoot that die. A has not counting murder but only culpable homicide. अब ये हमसे कहता है कि जो जेड है, जेड ने क्या किया, जेड ये ने क्या किया है, जेड ने क्या किया है कि एक उसको क्या किया कि उसको मारने की कोशिश की। यानी क्या क्या करता है, जेड क्या करता है, एक चाबुक निकालता है, चाबुक निकाल के क्या करता है, वो उसको यह को मारने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। अब यह क्या करता है, यानी उसको क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट देने का प्रयत्न करता है, पर वो इतना नहीं है कि क्या करे कि उससे उसकी डेथ हो जाए। अब ए क्या करता है, अपने बचाव में क्या निकालता है, एक पिस्टल निकालता है और पिस्टल चला देता है उस पर। उसमें क्या है, ए लिविंग गुड फेथ, क्योंकि ए को विश्वास था, एक सद्भावना में ये कार्य कर रहा था, क्योंकि उसे ये लगा कि अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, जेड क्या करेगा, उसकी डेथ कॉज कर देगा। ऐसे में क्या होता है, जब उसने उस पर पिस्टल चलाई तो डेथ, जेड की डेथ हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉट है, ए इज नॉट कमिटेड मर्डर, ए ने मर्डर नहीं किया बट ओनली कल्पेबल होमोसाइड, पर यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड आएगा। अब आप ये कहेंगे प्राइवेट डिफेंस में तो क्या होता है कि साथ खून माफ, यानी क्या होता है कि आपके द्वारा प्रतिरक्षा का कोई कदम उठाया जाता है तो वो क्या होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका माफ होगा। बट नहीं, यहाँ पे कंडीशन है, अगर आपको खतरा अपनी जान का, देखिए उसने उसको चाबुक उठाया, चाबुक उठाया सिर्फ उससे वो ग्रीवियस हर्ट दे सकता था, बट ये नहीं था कि वो उसको जान से मार दे। बट फिर भी उसने गुड फेथ में किया है, यानी उसने गुड फेथ में अपने आप को प्राइवेट डिफेंस करते हुए उस पर क्या किया, गोली चला दी। वो गोली ना चला के चाहे उसको धक्का देता, चाहे उसको मारता या कुछ भी करता, वहां उसको क्या था, डिफेंस मिल जाता। बट यहाँ उसने खतरा, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में खतरा इतना जबरदस्त हो चाहिए कि आपको पूरा डाउट है कि सामने वाला या तो आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर देगा या आपकी जान ले लेगा। अगर कंडीशन ऐसी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सामने वाले की जान नहीं ले सकते। भले ही अगर आपने ये कार्य गुड फेथ में किया, अपने आप को बचाने के लिए किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या, अगर सामने वाला मर गया तो आपको कल्पेबल होमोसाइड की सजा मिलेगी, मर्डर की नहीं मिलेगी। ये आपका इलस्ट्रेशन कहता है, यानी कल्पेबल होमोसाइड कौन सी कंडीशन में मर्डर नहीं होता। प्राइवेट डिफेंस भले आप गुड फेथ में कर रहे हैं, पर आप उसको हर्ट कर सकते थे, हिट कर सकते थे, बट आपने क्या किया, सीधे उसका मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे होमोसाइड हो गया, मर्डर नहीं। अब एक्सेप्शन 3 हमसे क्या कहता है, एक्सेप्शन 3 कहता है कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस एक्सीड द पावर ऑफ गिवन बाय द लॉ। यानी कल्पेबल होमोसाइड मर्डर कब नहीं है, जब वह किसके द्वारा किया जा रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट के। अब क्या पब्लिक सर्वेंट मर्डर नहीं कर सकते हैं, बट कब, वो कब नहीं गए, वो कब नहीं माना जाएगा, जब पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, अपने लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों को का पालन कर रहा है, काहे में जो उसको दिए गए हैं बाय लॉ। यानी देखिए इसको अभी हम आसान भाषा में अभी समझ, एंड कोस डेथ बाय डूइंग एक्ट, और उससे क्या हो जाती है, किसी की डेथ कोस हो जाती है। तब क्या हुआ, उसने मर्डर किया नहीं। इन गुड फेथ, गुड फेथ इसका मेन वर्ड है, इसको बिलीव्स टू बी लॉफुल और नेसेसरी, यानी क्या है, वो लॉफुल है और नेसेसरी, डू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, यानी उसकी अपनी ड्यूटी करते हुए टाइम। अभी इसमें आपको कुछ समझने आएगा, 2 मिनट रुके सब समझ। सर्वेंट एंड विदाउट इल विल टूवर्ड्स अ पर्सन हुज डेथ इज गॉड। अब ये आप समझिए ये क्या हो रहा है, इसमें ये क्या कहना चाहता है, थर्ड में ये आपसे कहता है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ड्यूटी करते वक्त, यानी एक पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, यानी वो किसी भी, आप ये समझ लीजिए वो किसी टेररिस्ट का पीछा कर रहा है और पीछा करते करते वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है, बाहर होने की वजह से वो उस पर गोली फायर कर देता है। अब गोली उसको ना लगकर किसी दूसरे पर्सन को लग जाती है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसने उस व्यक्ति का मर्डर किया, नहीं, ऐसी स्थिति में उसने उसका मर्डर नहीं किया है, क्योंकि उसने ये कार्य किसमें किया, गुड फेथ में क्या है, लॉ के अंडर रहते हुए क्या है, लॉ की भी पर, यानी जो उसे अधिकार लॉ से मिले हुए उन्हीं के द्वारा
द्वारा किया है। और ऐसे में अगर उसको क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वो मर्डर नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो कार्य किया है बशर्ते वो गुड फेथ में किया हो, अपने कानून के अधिकारों के अंदर रहते हुए, यानी जितने अधिकार उसको कानून से मिले उन्हीं अधिकारों के सीमित रहते हुए उसने ये कार्य किया हो, तो ये मर्डर में काउंट नहीं होगा। अब हमारा एक्सेप्शन 4 क्या कहता है? एक्सेप्शन 4 कहता है कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द कमिट विदाउट प्रिमेडिटेशन इज सडन फाइट। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर, ये हमारे सभी में यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको हाईलाइट नहीं करें। द हीट ऑफ पैशन, यानी ये वाला जो अपराध है ये किस तरीके से हो रहा है अभी आपको समझ आ जाएगा। अपॉन अ सडन क्रूअल, यानी अचानक हुए झगड़े से। And without the offender having taken under the advantage of act the cruel or unusual manner, यानी देखिए अभी इसमें ये कौन सी कंडीशन है ये समझिए। एक्सेप्शन 4 हमसे कहता है कि अगर दो व्यक्ति हैं वो अचानक ही तो मिले, अचानक ही उनमें यानी दो अननोन पर्सन है वो रोड पे जा रहे थे या उनके बीच में कोई भी ऐसा मैटर हुआ जिसमें क्या हुआ दोनों का अचानक से झगड़ा हो गया, और झगड़े में ना तो उनकी कोई इंटेंशन थी ना ही उनकी नॉलेज की ये मारा जाए, और उसमें हाथापाई में अगर गलती से कोई किसी के द्वारा क्या हो जाता है मारा जाता है, तो ये भी मर्डर में काउंट नहीं होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि कल्पेबल होमोसाइड में अगर इन पांचों में से, इन पांचों एक्सेप्शन में से एक भी लग जाएगी तो वो क्या होगा, वो होमोसाइड में आएगा, वो मर्डर में नहीं होगा। बट जो 4 पॉइंट्स हमने शुरू में पढ़े थे, अगर वहां से कोई एक भी लग जाता है वो मर्डर में काउंट होता है, वो होमोसाइड नहीं होता। तो यहाँ पे 4th आपसे यही कहता है कि ये क्या होता है कि अगर आपने कि ये सब क्या हुआ अचानक हुआ, झगड़े की वजह से, पैशन में हुआ यानी गुस्से में हुआ, तो अनजान व्यक्ति के, बट यहाँ क्या है ना तो कोई इंटेंशन थी ना पहले से कोई मतलब कि आपने कोई प्रिपरेशन की हुई थी, वो क्या हुआ जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ यानी सडनली फाइट में हुआ। उस टाइम पे अगर कोई आप से किसी की एक की डेथ हो जाती है तो वो किस में काउंट होगा, वो भी मर्डर में काउंट नहीं होगा, वो भी होमोसाइड में ही काउंट होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन हमसे क्या कहते हैं, इट इज ए मटीरियल इज सच केस विच पार्टी ऑफर ऑफ प्रोवोकेशन और कमिट्स ऑफ द फर्स्ट असॉल्ट, यानी इसमें ये क्या कहता है कि इसका यही कहना है कि ऐसी दशाओं में कौन का, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ जी सामने वाली अरे इस वाली पार्टी को इसी ने मुझे प्रोवोकेशन दिया या इसी में, इसमें से इसका कोई मायने नहीं कि कौन सी पार्टी ने क्या किया था, प्रोवोकेशन दिया था। विच पार्टी ऑफर द प्रोवोकेशन, यानी कौन सी पार्टी ने प्रोवोकेशन किया था, ये बात यहाँ पे मायने रखती है। और किसने फर्स्ट असोल्ट किया ये भी मायने बात है कि अचानक हुए झगड़े से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है जिसमें ना इंटेंशन थी ना नॉलेज हो, तो वो क्या कहलाएगा, होमोसाइड कहलाएगा, मर्डर नहीं होगा। नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट इस चैप्टर इस सेक्शन का भी नेक्स्ट है और हमारी क्लास का भी आज नेक्स्ट लास्ट है, यानी हमारा एक्सेप्शन 5 जो इसमें यानी 101 के एक्सेप्शन 5 जो लास्ट एक्सेप्शन है और हमारी क्लास का भी आज ये लास्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट और लास्ट एक्सेप्शन हमसे क्या कहता है, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट अमाउंटिंग मर्डर द पर्सन हु डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, सफर डेथ और टास्क रिस्क डेथ विद द ओन कंसेंट, किसके साथ, ऑन कंसेंट। अब ये क्या हुआ जी, ये हमें समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया, अब समझ लेते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कंसेंट के देता है मरने की तो क्या होगा, वो मर्डर नहीं होगा। अरे भाई ये क्या बात हुई, इस बात को अभी समझिए। इसमें देखिए आपने शायद एक गेम देखा होगा जिसमें कुछ ये जो कुछ जगह पे एक मौत का कुआं होता है, उसमें कुछ राइडर्स बाइक चलाते हैं। अब उसमें देखिए चलाने वाले को पूरा होता है कि वहां पे उसकी जान का खतरा है, बट वो क्या देता है, ऐसी स्थिति में अपने कंसेंट देता है। पर कंसेंट कब होनी चाहिए, जब वो 18 ईयर से अब हो, यानी 18 साल से ऊपर का इंसान है। अगर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जानते हुए कि हाँ जो रिस्क ले रहा है उसमें रिस्क किस चीज का है, उसमें रिस्क ऑफ डेथ है, यानी वो कोई ऐसा गेम खेलता है जिसमें उसे पता है कि यहाँ पे तुम्हारी डेथ कॉज होने का रिस्क है, और वो फिर अपने कंसेंट के साथ उस गेम को खेलने के लिए क्या हो जाता है, डेथ तैयार हो जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो जो उस गेम को प्रिपेयर कर रहा है यानी उस गेम को बना रहा है, तो क्या उसने उसका मर्डर किया, नहीं, वहां पे वो मर्डर
मर्डर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसने खुद कंसेंट दी है, उसके रूल्स को पढ़ा है, उसे पता है कि ये क्या है, ये जो गेम है इसमें डेथ कॉज होने के भी चांसेस हैं, और उसने फिर भी क्या किया है कि अपने आप कंसेंट दी है और उसका रिस्क उठाया, तो ये भी मर्डर में काउंट नहीं होता। बट अब इसकी एक दूसरी कंसेंट, अगर यही कंसेंट किसी बच्चे से ली जाए, यानी किसी छोटे बच्चे से कंसेंट ली और उसके क्या किया, हमने उसे मार दिया, वहां पे क्या होगा, वहां वो मर्डर में काउंट होगा, जो इसका इलस्ट्रेशन कहता है। अब पढ़िए, कहाँ गया? A by instigation voluntary cause Z a child to commit suicide। ठीक है, अभी हम देखे बहुत ये अच्छा इलस्ट्रेशन है, पढ़िए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ जेड यूथ ही वॉज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। वो क्या था, वो कैपेबल नहीं था किसके लिए, कंसेंट देने के, ऑन हिज डेथ, यानी अपने डेथ के कंसेंट देने के लिए। ए हैज देयरफॉर अबेटेड मर्डर, तो उसने क्या किया, अबेटमेंट किया, किसका, मर्डर का। अब यहाँ पे मर्डर की सजा नहीं हुई, यहाँ पे हुई अबेटमेंट मर्डर की। यानी अब ये क्या कहता है, ए क्या है, छोटा बच्चा है, जेड क्या करता है, ए क्या करता है, जेड को उकसाता है। ठीक है, उसने क्या किया, जेड को उकसाया। क्यों उकसाया, कि भैया तू अपने सुसाइड कमिट कर ले। अब वो जो बच्चा है, क्या वो ये चीज जानता है कि हाँ सुसाइड करना क्या होता है? वो तो अपने कंसेंट देने में क्या है, वो समर्थ नहीं है, इनकेपेबल है, यानी उसको तो पता ही नहीं इस चीज का। और उससे क्या होता है, उस उकसावे से क्या हो जाती है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है। यानी अगर आप कोई छोटा बच्चा है, आपने उसको कोई ऐसी चीज दी, कोई जहरीला पदार्थ है, और आपने कहा कि भाई इसे खा ले, उसने कहा तू खाएगा। अब वो बच्चा भले ही ये कह दे कि हाँ मैं तो खा लूंगा, अब वो इससे अगर ये भी कह देना कि अगर भाई इसे खाएगा तो तुम मर जाएगा, बट उस बच्चे में क्या है, सोचने समझने की इतनी शक्ति कि उसे यही नहीं पता मरना क्या होता है, तो वो तो इनकैपेबल है, वो अपने कंसेंट दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि डेथ क्या होती है, कि वो अपनी डेथ के लिए, अपने कोई कंसेंट देने के लिए क्या है, इनकैपेबल है। और ऐसी कंडीशन में अगर उस बच्चे का या तो डेथ हो जाए या डेथ ना हो, फिर भी ए जो होगा वो कहाँ का होगा, वो दोषी पाया जाएगा, किसका, अबेटमेंट का। हमने जब अबेटमेंट्स का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये चीज अच्छे से पढ़ी थी कि अगर आप किसी को उकसा रहे हैं और किसी बच्चे को या इंसान को या कोई ऐसा पर्सन जो क्या है, जो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ इनसे नहीं, जो बिल्कुल भी सोचने समझने की जिसके पास शक्ति नहीं होती, तो उसमें अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या कहता है, अबेटमेंट कहलाएगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है जहाँ किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी कंसेंट ली जाती है जिसमें वो कंसेंट देने के लायक ही नहीं, किसके लिए, अपने डेथ के, फिर भी वो काम उससे कराया जाता है, तो एक किस लिए लायबल होगा, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, यानी वो उसके मर्डर के अबेट का, यानी मृत्यु के दुष्प्रेरण का दोषी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये वे 5 एक्सेप्शन थी जिनके अंडर हम ये देखते हैं कि ये कब मर्डर में काउंट नहीं होंगी, ये सिर्फ कल्पेबल होमोसाइड में काउंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने आज अपना 100 कल्पेबल होमोसाइड और 101 यानी हमारा कौन सा सेक्शन, मर्डर का। मर्डर अगर हम उसमें बात करें तो मर्डर कहाँ आता था, 300 में आता था। इसमें आईपीसी में 300 से डील हुआ करता था, और यहाँ पे कितने में आ गया है, ये आपका 101 में आ गया। तो आज हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। आगे की क्लास हम अपनी कल कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।